हेलो जी, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम हिंदी की बेसिक क्लास करने वाले हैं। हम सभी भारतवासी हैं और हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो हिंदी की आज बेसिक क्लास करने वाले हैं। हमने स्कूल टाइम में पढ़ लिया इनको, उसके बाद न कभी पढ़ने का मौका मिला न कभी ज़रूरत पड़ी, लेकिन आवश्यकता है इसलिए आज कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और आज आप काफ़ी कुछ यहाँ से सीख कर जाने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं क्लास को। बिल्कुल धैर्य से, पेशेंस से क्लास को देखना, आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं आज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं कितने। जो हिंदी की हमारी वर्णमाला है उसमें टोटल वर्ण कितने हैं। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, खुद काउंट कर लेना कितने हैं बाद में जाके। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत होती है स्वर से। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं। शुरुआत करते हैं स्वर से। स्वर वे वर्ण होते हैं। अच्छा, वर्ण वर्ण का यूज कर रहा हूँ मैं, वर्ण दोनों के लिए यूज हो रहा है, स्वर के लिए भी और व्यंजन के लिए भी। ठीक है, स्वर वे वर्ण वर्ण होते हैं जो इंडिविजुअली होते हैं, जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाएं। ठीक है, इतना क्लियर है कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है, और स्वर म्यूजिक में भी यूज होते हैं ना, कि 7 सुर हैं, 7 स्वर हैं, इसलिए इंडिविजुअल से आप लिंक कर लें कि जो म्यूजिक वाले हैं वो बिल्कुल इंडिविजुअल है ना, 7 स्वर। ठीक है, तो स्वर वे होते हैं जो इंडिविजुअली बोले जाएं। ठीक है, अब होते कौन कौन से हैं और होते कितने हैं, कुल कितने होते हैं अभी काउंट करना साथ साथ में। ठीक है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। कितने हो गए, ये कुल 13 हो जाते हैं। 7 ऊपर वाली रो में और 6 नीचे वाले में, टोटल हो जाते हैं 13। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लिखने में और बोलने में अलग अलग होते हैं। लिखने में हमने 13 लिख दी हैं, लेकिन बोलने में ये 13 नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसे पूछता है कि बोलने में कितने होते हैं या उच्चारण में कितने होते हैं, तो उच्चारण में ये कुल 10 होते हैं। 3 कौन कौन से नहीं होते हैं फिर, जो री है, री, और अह, ये 3 बोलने में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, बोलने में हमारे 10 ही स्वर हैं और लिखने में हमारे 13 हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल आसानी से। इसके बाद आते हैं हम व्यंजन पे। व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अगर हमसे कोई बोलता है कि चलो अपने हिंदी वर्णमाला लिख के दिखाओ, हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक कोई पहुँचता भी है तो यहाँ पर आकर तो वो पक्का कन्फ्यूज हो ही जाता है कि आगे पता नहीं ये पहले था या ये पहले था, आज के बाद कन्फ्यूज नहीं हो गए। ठीक है, तो जो हमारे व्यंजन हैं उनकी शुरुआत होती है स्पर्श व्यंजन से, जो यहाँ पे लिखा भी है। टोटल 25 स्पर्श व्यंजन है, 5 × 5। ठीक है, 25 हो जाते हैं, यानी कि 5 5 के 5 सेट हैं। अब ये कुल 25 हो जाते हैं और ये 25 के 25 का सेट स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। अगर आपने बीच में गौर किया है कि ड के बाद मैंने एक वर्ण और लिखा है अड़, और ढ के बाद एक और लिखा है ढ, ये क्यों लिखे हैं, इनका भी बताऊंगा क्यों लिखे हैं। क्योंकि ये हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब हमने स्कूल में पढ़े थे तो हमने 25 ही पढ़े थे, 27 नहीं पढ़े थे, है ना। तो अभी 25 रखो, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं य, र, ल, व, श, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब ये टोटल हमारे कितने होंगे, एक बार हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, लिखने में स्वर 13 थे, 13 हैं, 25 का हमारा ये सेट हो गया, 13 और 25 38 हो गए, 4 42, 4 46 और 4 50। अब ये जो हमने बीच में लिखे हैं अड़ और ढ से, ये भी हो जाते हैं हमारे 2 और। ये कहाँ यूज होंगे वो भी बताऊंगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी है हमारी क्लास में, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो 2 इनको जोड़ दो तो कुल हो जाते हैं 52। तो अभी हाल फिलहाल 52 वर्ण हैं हमारी वर्णमाला में। अभी जो भी आपके डाउट बनते हैं, मुझे पता है कि डाउट कहाँ कहाँ बनेंगे। एक तो इन दोनों का बन जाएगा कि सर इनका यूज कहाँ होता है, और एक जो हमारी पहली रो में यहाँ पर अंग और अय दोनों, इनमें सर इन दोनों का यूज कहाँ पे होता है ना। तो वो भी बिल्कुल बताएंगे आपको, दिक्कत नहीं लेनी है। उससे पहले
उच्चारण स्थान भी होते हैं कि कौन सा स्वर कहाँ से और कौन सा व्यंजनीय, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जा रहा है। ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है ये देवनागरी लिपि में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये वैसे ही उठा उठा के बना दिए। जो हमारी देवनागरी लिपि है हिंदी की और नेपाली की भी यही है। तो ये एक साइंटिफिक लिपि इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ण है वो सुव्यवस्थित ढंग से रखे गए हैं, लिखने में भी और बोलने में भी। ऐसा नहीं है कि क के बाद ख वैसे ही आ गया, क के बाद ल क्यों नहीं आया या क के बाद ट क्यों नहीं आया। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने वैसे बना दिया और उसके बाद उसको वैसे ही कंटिन्यू किया जा रहा है। हर भाषा की एक लिपि होती है। जिस प्रकार इंग्लिश है, इंग्लिश की रोमन लिपि है ना, और जो हमारी हिंदी है इसकी देवनागरी लिपि है। तो इनको पहले ही इस प्रकार अरेंज किया गया है कि बोलने में और लिखने में ये एक फ्लो में चले, है ना, निरंतर चलते रहिए। तो देखिए जो हमारा क वर्ग है इसको हम वर्ग बोल देते हैं पूरे पूरे सेट को। जो हमारा क वर्ग है वो हमारा कंठ से उच्चारित होता है, जैसे क ख ग घ, है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक ही पैटर्न में चलने वाला वर्ग है, इसलिए इसको कंठ से उच्चारित करते हैं, इसलिए इसको एक ही लाइन में रखा गया है। इसके बाद वैसे ही है च छ ज झ अय, ये सारे एक ही हमारा इनका उच्चारण स्थान है, इनका ताल्लुक है। अच्छा, जब आप पहले वाला वर्ग बोल रहे हैं क ख ग घ अंग, तो ये हमारे कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। आप बोल के देखो अभी साथ साथ में क ख ग घ अंग, तो हमारे कंठ से आ रहे हैं। लेकिन जब हम च बोलते हैं क च, दोनों बोल के देखो क च का उच्चारण स्थान अलग हो जाता है, यानी कि इस वर्ग के बाद जो अगला च वर्ग है उसका उच्चारण स्थान अलग है। आप बोलो च छ ज झ च छ ज झ अंग, ये सारे के सारे हम एक तरह से बोल रहे हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु है। तालु कहाँ है? जब जहाँ पर हमारी जीभ टच कर रही है, च हमारी जीभ ऊपर तालु में टच कर रही है। अगर आप कभी घी खाते हैं या आप कभी घी से बनी हुई कुछ चीज़ खाते हैं और वो घी प्योर नहीं है तो वो हमारे ऊपर तालु में जम जाता है, कभी नोटिस करना इस बात को। तो ये जब जीभ हमारी तालु में टच करती है तो उसके बाद ये स्वर उच्चारण होते हैं, ठीक है, स्वर नहीं वर्ण उच्चारण होते हैं, ठीक है। ठीक, इसके बाद आए ट ठ। अब च के बाद ट बोलो, च ट, जीभ थोड़ी सी आगे जा रही है, ट ठ ड ढ अण, मूर्धा। अब जीभ थोड़ी सी आगे टच कर रही है च वर्ग के मुकाबले, ठीक है, तो ये उच्चारण स्थान मूर्धा है। इनको इसीलिए एक साथ रखा गया है देवनागरी लिपि के पैटर्न में कि ये एक साथ ही उच्चारित हों और एक साथ ही बोले जाएं। अब तो हम थोड़े बड़े हो गए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब छोटा बच्चा सीखता है तो उसका फ्लो अच्छे तरीके से बने, इसलिए इनको बनाया गया है। इसके बाद जो त वर्ग है, त थ द ध न, इन पांचों वर्ण में हमारी जो जीभ है वो दांत को टच कर रही है। त थ द ध न, बोल के देखो त थ द ध न, और एक साथ ही प्रहार हो रहा है त थ द ध न, है ना। ट, अगर हम दोबारा ट पर आते हैं तो जीभ ऊपर चली गई दोबारा से, है ना। प फ ब भ म, आपके दोनों होठ टकरा रहे होंगे, है ना, प फ ब भ म। तो ये सारे के सारे पांचों के पांच ओष्ठ में आ जाते हैं। तो ये जो हमारा टोटल 25 का हमारा पैटर्न था एक, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, और इनके हमने उच्चारण स्थान भी जान लिए हैं। अगर वैसे लिंक करना है, ट्रिक चाहिए तो देखो, जो क वर्ग है क से कंठ, है ना, क से कंठ, और इसके जस्ट बाद तालु, हम बोल के भी देखते हैं साथ साथ में। और इसके बाद देखो ट ठ ड ढ ण, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका इस्तेमाल इन जो अन्य के मुकाबले कम होते हैं, यानी कि ये मूर्धा के समान हो जाते हैं, मूर्धा मूर्धा, ठीक है। इस प्रकार से इनको लिंक कर सकते हैं। त थ द, द वाला पूरा का पूरा वर्ग दंत में आ जाएगा। और प फ ब भ म, ये तो हमारे होठ टकरा रहे हैं तो इससे तो ओष्ठ हो ही जाएगा। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? बस मूर्धा वाली लाइन में होते हैं, वो क वाला भी कर लेते हैं और ये ओष्ठ वाला दंत वाला भी कर लेते हैं, वो यहाँ पर तालु मूर्धा में ही कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद य र ल व, ये चारों के चार वर्ण ऐसे हैं
जो हमें लगता है कि हमारे बिल्कुल अंदर से आ रहे हैं, हमारे बिल्कुल अंदर से आ रहे हैं, य र ल व, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कहीं एकदम से बाहर आ रहे हैं अंदर से। इसके बाद श श स ह, जब हम इन चारों का उच्चारण कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उष्मा निकल रही है, कुछ हवा आ रही है। आप बोल के देखना अभी साथ साथ में, श श स ह, आप टच करना, फील करना, थोड़ी हवा आती है जब हम इनको बोलते हैं, गर्म हवा इनको, इसलिए उष्म से गर्मी होती है ना, इसलिए इनको उष्म व्यंजन में रखा गया है। अक्षय त्र ज्ञ और स्र, ये मिश्रित व्यंजन है, ये इंडिविजुअल नहीं है व्यंजन, इनको दो व्यंजन जोड़ के बनाया गया है। कैसे बनाया है वो भी बता दूंगा, दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये 52 हमारे टोटल वर्ण हो जाते हैं वर्णमाला में। ठीक है, और जो एक कॉन्सेप्ट आता है अयोगवाह का, अयोगवाह क्या है, स्वर है, व्यंजन है, क्या है। जो हमारे और अह है, ये दोनों अयोगवाह हैं। सर ये अयोगवाह क्या होता है? अयोग का मतलब होता है जिसका किसी के साथ योग ना हो, जिसकी किसी के साथ बनती ना हो, जो किसी पैटर्न में फिट नहीं बैठते हों। तो ये जो ये और अह है, ये किसी भी पैटर्न में फिट नहीं बैठते हैं। पैटर्न कौन से सर? जो स्वर और व्यंजन के दो पैटर्न हैं अपने अपने, ये इनमें से किसी में भी फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं फिट बैठते हैं? देखो बनावट कैसे होती है। जो स्वर है वह तो इंडिविजुअल है, उसको किसी की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो व्यंजन है उसकी बनावट ऐसे है। जो ये क हमने बनाया है इसको ऐसे है, ये क व्यंजन ऐसे था, ये इंडिविजुअल, और जब इसमें अ को मिला दिया गया तो ये क बन गया। तो इसका पैटर्न हो जाता है कि पहले यह खुद आएगा, इसके बाद में स्वर आता है। लेकिन जो अयोग वह है, देखिए जो है उसमें पहले स्वर आता है और उसके बाद वह खुद आता है, उसके बाद बना है यह अंगूर जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये इसका एक पैटर्न अलग है, इसमें बाद में स्वर आता है और इसमें स्वर पहले आ जाता है। अगर इसमें भी बाद में स्वर आता तो इसको हम व्यंजन में काउंट कर देते हैं, इसलिए इसको अयोग वह कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। अब आओ देख लो, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये इन दोनों में फ़र्क क्या है, ड और अड़ में, और ढ और ढ में क्या फ़र्क है। ठीक है, देखो जो हमारा ड है जो हमारा, इससे कौन से शब्द बनते हैं? जैसे डमरू, डंडा, चंडी, ये ड से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, डमरू, डंडा, चंडी। ठीक है, इसके बाद जो अड़ है, लड़का, अकड़, झाड़ू, ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। आप बोल के देखो, डमरू, लड़का, ड अड़, फर्क है ना। इसी तरह ढ, ढलान, ढक्कन, ढह ढक्कन है ना, ढह ढक्कन, ढह ढलान। लेकिन जो ढ है, चढ़ाई, गाढ़ा, साढ़े, इसमें ज़्यादा बल पड़ रहा है ना, ज़्यादा जोर पड़ रहा है। इसी प्रकार जो आपका अंगय है, अंगय, ये ड नहीं है ना, यह अड़ है। ठीक है, यह अंगय है, कंफ्यूज मत होना। इसका यूज कहाँ होता है? इसका इंडिविजुअल यूज कहीं नहीं होगा, लेकिन इसका यूज अंग यानी कि अंग की बिंदी के रूप में होता है। जिस प्रकार जो गंगा है, गंगा, उसमें यह आ जाता है, यानी कि जो ये हमने ऊपर बिंदी लगाई है यह यही है। ठीक है, इसको बीच में भी लिख सकते हैं, कई जगह इसको ग के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इसका यूज ऐसे होता है। और इसके बाद बच गया हमारा क्या, अय। इसका यूज कैसे होता है? इसका यूज भी इंडिविजुअली देखने को नहीं मिलेगा। इससे जैसे ज्ञानी, जो ज्ञ बना है उसमें इसका यूज हुआ है। ठीक है, ज और अय से मिलकर ज्ञानी का ज्ञ बना है, उसमें इसका यूज हो जाता है। इनका यूज रेयर होता है, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है। इसलिए तो आप क्लास में आए हो कि जो आप कहीं नहीं सीखते वो यहाँ सीख के जाएं। और ऐसी ही आपकी डाउट क्लियर करने वाली वीडियो चैनल पे बहुत सारी हैं, है ना। काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद क्लास तैयार की जाती है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियो चाहिए तो उसमें तो कहने वाली कोई बात है ही नहीं, है ना। अच्छा, इसके बाद जो हमारे मिश्रित व्यंजन हैं, सर ये कैसे बने हैं, ये मिश्रित व्यंजन क्यों कहलाते हैं? आओ देखो, जो हमारा अक्षय है ये कैसे बना है? ये क और श से मिलकर बना है।
ठीक है, बोलने में भी आ रहा है ना, अक्षर क श, है ना। तो पहला जो क है और उसके बाद श है, ठीक है। इसके बाद त्र, ये त और र से मिलकर बनता है, त्र त्र। ज्ञानी ज्ञ, ये ज और अय से मिलकर बनता है, हमने अभी बात भी की थी। और स्र, श और र से मिलकर बनता है। जब ऐसा पूछा गया कि जब इनका इंडिविजुअली त र, जिस प्रकार त्रिभुज है, त्रिभुज, त्रिभुज को हम ऐसे लिखते हैं त्रिभुज को, लेकिन जब कहा गया कि जब त्रिभुज ऐसे भी हम लिख सकते थे तो ऐसे क्यों लिखा गया। तो इस पर कई सारे विवाद भी होते हैं समय समय के साथ में कि जब इसको हम ऐसे लिख सकते थे तो ये नया क्यों बनाया गया एक व्यंजन, इसको भी तो मतलब वही होता है। और कई बार ऐसा कहा गया कि जो हमारे स्वर हैं, ये जो मात्राएं हैं, इनको पूरा का पूरा क्यों नहीं लिखा गया। जब हमने जैसे त्रिभुज लिखा तो त के बाद र के बाद ये ई कंप्लीट क्यों नहीं आया। ऐसे कई सारे विवाद हैं, जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको कई सारी बातें नई जानने को मिलने वाली है। और बहुत सारी ऐसी सी बातें हैं कि इनको अलग क्यों लिखा गया, इनका पैटर्न ऐसे क्यों बनाया गया, अलग क्यों नहीं बनाया गया। तो वैसी सी कई सारी बातें हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, जो अयोगवाह का कंसेप्ट है उसके लिए एक अलग से भी क्लास लेकर आएंगे कि ये इनको अलग क्यों रखा गया, कैसे कैसे ये बने हैं, वो सभी बातें। और आज की एक हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़ जाएं। मैं ज़्यादा नहीं बोलता कि सब्सक्राइब वगैरह कर लें, आप चैनल से जुड़ जाएं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी क्लासें के लिए, ठीक है। बने रहिएगा चैनल पर, मिलते हैं अगली क्लास में।